हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी के गाइडेंस ने कहा है कि अगले 3 साल में वो लोग अपना पैट यानी कि अपना प्रॉफिट ग्रो करेंगे बाय 8 to 10 टाइम्स। टॉप लाइन नहीं, पैट प्रॉफिट अपना ग्रो करेंगे। टॉप लाइन तो आप फिर सोचो कितना ज़्यादा ग्रो होगा। कंपनी का नाम है एमरल्ड फाइनेंस एंड कंपनी करती क्या है हम उससे स्टार्ट करते हैं। कंपनी के बेसिकली जो रेवेन्यू आता है वो आता है 3 सेगमेंट से। एक तो है लोन टू एमएसएमईज, जो दूसरा सेगमेंट है दैट इज़ वो लोग सेल्स एजेंट्स एज ए सेल्स एजेंट एक्ट करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स। ये हो गया उनका दूसरा सेगमेंट। एंड तीसरा सेगमेंट जो है उनका वो अभी काफ़ी एक नया सेगमेंट है। पिछले 3 या 4 क्वार्टर्स पहले ही वो आया था नया सेगमेंट उनका जो है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अर्नड वेज एक्सेस। एंड ये जो इनका जो तीसरा सेगमेंट है, ये सेगमेंट इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है कि कॉन कॉल्स अगर आप इनके पढ़ोगे तो कॉन कॉल्स में इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन सिर्फ यही सेगमेंट के रिलेटेड आते हैं। जो पहले 2 सेगमेंट्स हैं उनके रिलेटेड हार्डली कोई क्वेश्चन पूछता है। तो लेट्स डीप डाइव इनटू द बिजनेस एंड हम जानते हैं आगे कि ये लोग क्या करते हैं। स्टार्ट में चलो इससे ही करता हूँ, अर्नड वेज एक्सेस से। अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है, इसका ये मतलब क्या है, ये प्रोग्राम का जो है इससे और इससे ये लोग रेवेन्यू कैसे बनाते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। अब बेसिकली आप इमेजिन करो कि आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, ठीक है, एंड यू वर्क फॉर 15 डेज ऑफ जनवरी। जनवरी का महीना चल रहा है तो हम अज्यूम करेंगे कि आपने 15 दिन जनवरी के काम कर लिया है, ठीक है। एंड जनवरी का 16 तारीख को आपको एक ऐसी इमरजेंसी आ गई है घर पे कि आपको अर्जेंट कैश की ज़रूरत है। जैसे कि आपका एसी ख़राब हो गया है, आपका फ़ोन क्रैक हो गया, आपको नया फ़ोन लेना पड़ेगा। फ़ोन के बिना तो आप रह नहीं सकते ऑब्वियसली। बट अभी आपकी सैलरी जो थी वो आएगी अगले महीने की 1 तारीख को, यानी कि फेब को आएगी। बट आपके पास पैसे थे ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आपने 15 दिन तो काम कर लिया है। तो यहाँ पे ऐसी कंपनीज आती है एमरल्ड फाइनेंस जैसी। अभी एमरल्ड फाइनेंस क्या करेगा, अभी फॉर एग्जांपल आपकी 15 दिन की जो आपकी सैलरी बनती थी, लेट सपोज कि वो 10,000 है, ठीक है। तो आपको 10,000 रुपये आपके मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे कि एमरल्ड आपको 10,000 दे देगा एंड नहीं, एमरल्ड आपको 9,800 दे देगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपका एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा होगा तो जो एम्प्लॉयर रहेगा वो 10,000 आपको नहीं देगा, 10,000 एमरल्ड फाइनेंस को दे देगा, ठीक है। तो इसमें अभी एमरल्ड ने क्या कमाया, उन्होंने दिया आपको 9,800 बट एमरल्ड को मिला 10,000। तो व्हाट इज द स्प्रेड? द स्प्रेड इज 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ उन्होंने कमा लिए। ऐसे ही वो लोग हर ट्रांजैक्शन पे, यानी कि जो एमरल्ड हर ट्रांजैक्शन करता है इसमें अर्नड वेज एक्सेस में, दे मेक अराउंड 1.5 to 2%, ठीक है, ऑन ईच ट्रांजैक्शन। एंड अगर हम इनके डिस्पर्जल्स की बात करें, अब डिस्पर्जल्स क्या होते हैं, जितने इन्होंने लोन्स बांटे हैं इन दिस अर्नड वेज एक्सेस वाला प्रोग्राम, ठीक है, दैट वाज अराउंड 1 crore इन जून 2024। एंड देन अभी अगर हम देखेंगे तो इट इज़ 1.5 crores एंड मार्च 25 तक दे एम टू रीच अराउंड 2 crores पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं डिस्पर्जल्स की, ठीक है। इस पे अभी आप हिसाब लगा लो, 1.5 to 2% ऑन ईच ट्रांजैक्शन दे विल अर्न, है ना। एंड इनका बेसिकली क्या कहना होता है कि अभी जो लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है दैट वो पड़ती है इनको एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब जैसे ही 15 दिन खत्म हो जाते हैं, वो 15 दिन के बाद उनको ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली जो स्टार्ट के 15 दिन रहते हैं उसमें उनकी पुरानी सैलरी तो रहती ही है। अभी इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं होगा कि 10 दिन में ही पूरी सैलरी उड़ा दे, 15 दिन के बाद ही उनको ज़रूरत पड़ेगी ना। तो दिस इज़ वॉट द मैनेजमेंट इज सेइंग कि 15 दिन के बाद उनकी जो असली डिमांड आती है। बट अगर हम जनवरी का महीना देखेंगे, जनवरी के महीने में पहले के 7-8 दिन में ही उन्होंने ऑलरेडी 70 lakhs क्रॉस कर दिया था डिस्पर्सल, ठीक है। एंड उनका 1.5 crores है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि उनका जो मेजर ग्रोथ आता है डिस्पर्सल्स में वो आता है आफ्टर द 15th ऑफ एवरी मंथ। अब खुद सोचो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी तो मैं पोटेंशियल की और बात करूँगा आगे, अर्नड वेज एक्सेस प्रोग्राम की ही, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके यही, तो इनका एम है कि ये लोग 2 crores रीच करेंगे जो डिस्पर्सल है उसमें बाय मार्च 2025। बट कंपनी ने कहा है कि इससे पहले भी अचीव कर सकते हैं, मतलब मार्च से पहले भी ये लोग 2 crores तक वाला नंबर जो है उधर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूँ तो इनका मार्च 26 तक का गोल है कि दे वांट टू रीच अराउंड 15 crores का डिस्पर्सल पर मंथ, है ना। एंड नेक्स्ट 2 से 3 साल में दे आर एम इज टू रीच 40 to 50 crores इन डिस्पर्सल्स पर मंथ, ठीक है। ये पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। एंड इसमें ही अगर ये आपके EWA प्रोग्राम की ही मैं बात करूँ तो इनके पास अभी अराउंड 40 कॉर्पोरेट्स है, मतलब 40 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ उन्होंने अपना ये डील साइन कर लिया है। एंड उनमें से 31 अभी एक्टिव है, ठीक है। एंड
जैन एंड में जो बाकी के 9 हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। आई एम सॉरी, अभी एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो 31 क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी उनके डिस्पर्सल्स चल रहे हैं, बट बाकी के जो 9 क्लाइंट्स हैं वो इसके साथ ऑनबोर्ड हो गए हैं एमरल्ड के साथ, बट अब तक उनके जो ट्रांजैक्शंस, अभी जो KYC वगैरह है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह लगते हैं, वो सब अभी इन प्रोसेस चल रहा है, वो चालू नहीं हुआ है, तो वो चालू हो जाएगा। तो अभी दे हैव अराउंड 40 क्लाइंट्स एंड बेसिकली इनका गोल था कि ये लोग मार्च 2025 तक इनको 100 कॉर्पोरेट्स बोर्ड करने थे, ऑन बोर्ड करने थे, बट अब ये मुश्किल लग रहा है। तो मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस भी रिवर्स कर दिया था। पहले इनका गोल था कि इनको 100 कॉर्पोरेट्स रीच करना है, बट अभी दे आर सेइंग कि मार्च 2025 तक ये लोग सिर्फ 60 कॉर्पोरेट्स ही रीच कर पाएंगे, विच इज़ वाई अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपना गाइडेंस भी रिवर्स कर दिया है। बट अभी इनका क्या कहना है कि मार्च 2026 तक दे विल रीच अराउंड 250 कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो अगर ये लोग 60 कॉर्पोरेट्स अचीव कर पाए तो दैट विल बी अ जंप ऑफ लाइक 4x, ठीक है, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी कि मार्च 2026 तक। बट अभी जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने ऑलरेडी अपना गाइडेंस एक बार मिस कर दिया है ना। तो देखो ऐसा छोटी मोटी कंपनीज में ये होने ही वाला है। अभी ये इतना छोटा कंपनी है, इतना नया ये सेगमेंट है, ठीक है, ये इंडिया में प्रिवेलेंट नहीं है, ये US एंड UK मार्केट्स में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको इसका क्वांटम बताऊँ तो दीज ट्रांजैक्शंस दे गो इन टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, इन US एंड UK। बट इंडिया में ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनटैप्ड है, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने भी सुना नहीं था, मैंने ये कंपनी के बारे में पढ़ा तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट प्रिवेलेंट इन US एंड UK। तो इनके पास अनटैप्ड पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अनटैप्ड मार्केट इनके पास बहुत ज़्यादा है ना। तो लेट्स सी कि आगे ये लोग कैसे ग्रो करते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो गाइडेंस है वो गाइडेंस को आप फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी छोटी कंपनी है ना, तो ठीक है, इट हैपन्स। तो अगर मैं अभी आपको बताऊँ इनके क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ की, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग लोन्स देते हैं MSMEs को, ठीक है, उसका भी ऑर्डर बुक अराउंड 63 करोड़ का है इनके पास। एंड कंपनी ने कहा है कि ऑर्डर बुक तो ग्रो होने ही वाला है अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर। बट इनका बेसिकली क्या कहना है कि लास्ट 2 या 3 क्वार्टर से इनके पास जो NPAs थे वो भी ज़ीरो थे, ठीक है, एक भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं था। अभी फॉर पीपल हु डोंट हैव अ फाइनेंस बैकग्राउंड, NPAs क्या होता है? बेसिकली बैंक जब लोन देती है तो अगर कोई पर्सन उसको 90 डेज़ या फिर कुछ क्राइटेरिया रहते हैं 60 डेज़ या 90 डेज़ तक रीपे ना करे, ठीक है, जो उसकी EMI है, फॉर एग्जांपल EMI इज़ ड्यू एट द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, एंड उसके हो जाने के 90 डेज़ बाद तक भी अगर वो ना दे तो उसको एज एन NPA क्लासीफाई कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अभी इनके NPA ज़ीरो है, ठीक है, विच इज़ फिनोमिनल। बट अभी इनका लोन बुक काफ़ी छोटा है, 63 करोड़ का क्या ही होता है, कितना छोटा लोन बुक हो गया ये। जैसे जैसे इनका लोन बुक बढ़ेगा तो आई अज्यूम कि मतलब NPAs भी होंगे, बिकॉज आप कोई भी बड़ा बैंक उठा लो, HDFC हो गया, कोई भी बड़ा बैंक ले लोगे आप, उनमें NPAs तो रहते ही है, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बट यहाँ पे वो है ही नहीं, विच इज़ फिनोमिनल। तो लेट्स सी आगे ये कैसा ग्रोथ पैन आउट होता है। एंड अगर मैं इनका जो दूसरा वाला सेगमेंट की बात करूँगा, जो मैंने आपको बताया था, द एक्ट एज सेल्स एजेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स, मतलब वो लोग कस्टमर्स ढूंढ के ला के देते हैं, HDFC बैंक हो गया इनका क्लाइंट है, और अलग अलग क्लाइंट्स हो गए, तो वैसे लोगों को वैसा भी कमीशन जो है वो भी अच्छा खासा बिजनेस मॉडल एक है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको रेवेन्यू बाइफिकेशन की बताऊँ तो जो लोन टू MSMEs है उससे इनका अराउंड आता है 48% रेवेन्यू। सेल्स एजेंट से ये लोग जो कमीशन अपना कमाते हैं, लाइक एक्टिंग एज अ सेल्स एजेंट, from there they get around 50% of their revenues, and the EWA program gives them around 2% of their revenues. So अगर आप देखोगे तो EWA जो प्रोग्राम है वो इनके रेवेन्यूज़ का 2% भी नहीं है, ठीक है, बट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मुझे एक कॉल आ गया था। हाँ, तो बिज़नेस के बारे में मेरे पास तो आज के लिए बस इतना ही है, बट ये वीडियो अभी मैं थोड़ा और आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ EWA इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना था तो मेरे पास आज के लिए बस इतना ही है, यू कैन स्किप द वीडियो। बट येस, अगर आपको EWA इंडस्ट्री के बारे में और जानना है तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस इंडस्ट्री एज वेल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि US एंड UK में ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आगे है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी पे रीच कर चुकी है, बट इंडिया में ये इंडस्ट्री काफ़ी नहीं है। तो अगर मैं आपको इसके कुछ सबसे बड़े प्लेयर्स का नाम बताऊं जो कि US में प्रिवेलेंट है, ठीक है, उसमें से आ गया डेली पे, रेन पे, प्ले एक्टिव, फ्लेक्स वेज एंड जेजून, ये अलग अलग कंपनीज के नाम है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो 2020 में ये जो मार्केट साइज था दैट हैड रीच्ड अराउंड $9.5 बिलियन, ठीक है, विद 55.8 मिलियन ट्रांजैक्शंस, अ 3-fold इंक्रीज फ्रॉम 2018।
मतलब कितना ज़्यादा ये ग्रोथ है, ठीक है। एंड बाय 2024 द मार्केट वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 23.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। 2020 में इट वाज $9.5 बिलियन, $24 बिलियन, $23.5 बिलियन इन 2024 में ये एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको एक्सपर्ट रिपोर्ट से बताऊँ तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि दिस मार्केट इज़ सेट टू ग्रो एट 8 to 25% CAGR पे ये मार्केट ग्रो होगा, ठीक है। अभी इसमें यूएस में जो सबसे बड़ा प्लेयर है दैट इज़ डेली पे, ठीक है। उन्होंने $7 बिलियन से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट किए इन 2023 एंड दे हैड एक्सेस टू मोर देन 4 मिलियन एम्प्लॉयज़, ठीक है। कंपनी ने अभी रिसेंटली $170 मिलियन भी अचीव किया है एंड रेस किया है, अचीविंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1.75 बिलियन। मतलब ये मैं आपको यूएस मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, आप खुद सोचो कितना बड़ा मार्केट हो सकता है ये, ठीक है। एंड डेली पे का ऐसे तो कोई कंपेटिटर नहीं है, बट अगर हम देखेंगे तो इनके जो दूसरे कंपेटिटर्स है जैसे पे एक्टिव हो गया, रेन पे हो गया, दे आर वैल्यूड एट $500 मिलियन, $250 मिलियन, मतलब इतना ज़्यादा वैल्यूएशन इनको मिल रहा है, ठीक है। एंड ये काफ़ी नए स्टार्टअप्स हैं। अगर मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊँ तो इंडिया में ये मार्केट जो है ये अभी काफ़ी नया है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको इसका बताऊँ तो इंडस्ट्री के प्लेयर्स जो इंडिया में हैं दे आर रिफाइन, जिफी, हस्ती, कर्मा लाइफ, वेजली एंड एमरल्ड, ठीक है। बट एमरल्ड अभी ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स मैंने आपको बताए उसके आसपास भी नहीं आता है, ठीक है। एंड इंडस्ट्री साइज़ का जो टोटल इंडस्ट्री साइज़ है इसका, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ बिट, ठीक है। रिफाइन मैनेजेस 30 लाख ट्रांजैक्शंस पर क्वार्टर विच इज़ अ स्ट्रैगरिंग अमाउंट, ठीक है। एंड अगर मैं देखूँ रिफाइन की बात करूँ तो उन्होंने 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप किया है एंड उनके पास 8 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का एक्सेस है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिफाइन, ठीक है। जिफी जो कि एक और कंपेटिटर बनता है एमरल्ड का, इट हैज़ टाइड अप विद 200+ ऑर्गेनाइजेशंस एंड उन्होंने सीड फंडिंग रेज किया था, उन्होंने फंडिंग रेज किया था अराउंड $10 मिलियन फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक सिकोया कैपिटल, ठीक है। सिकोया कैपिटल कितना बड़ा नाम हो जाता है। कर्मा लाइफ इनका एक और कंपेटिटर है, उसके पास भी मतलब दे क्लेम टू हैव अराउंड 2 मिलियन यूज़र्स, ठीक है। एंड कर्मा लाइफ अगर हम देखेंगे तो अगर उनके पास 2 मिलियन यूज़र्स एक्चुअल में है तो दिस मेक्स देम द बिगेस्ट EWA प्लेयर इन इंडिया, ठीक है। लास्ट ईयर दे रेज्ड 44 crores एंड ग्रू बाय 500% इन FY23। इतने ज़्यादा क्रेजी नंबर्स है EWA इंडस्ट्री के एंड एमरल्ड का वो अभी 2% है रेवेन्यू का। तो अगर ये जो बिज़नेस है ये अगर आगे जाते जाते अगर और बढ़ा तो ये एमरल्ड का काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक हिस्सा बन सकता है। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊँ इनका जो रेवेन्यू था EWA से ये लोग कैसे कमाते हैं, 1.5 to 2% ये लोग कमाते हैं पर ट्रांजैक्शन पे। बट ये जो मॉडल है ये मॉडल सस्टेनेबल एटलीस्ट नहीं लगता है नियर फ्यूचर के लिए, बिकॉज अभी कैसा होगा 1.5 to 2% ये लोग चार्ज कर रहे हैं, बट जो बाकी इनके कंपेटिटर्स हैं दे चार्ज अ फ्लैट फी, ठीक है। अभी परसेंटेज और फ्लैट फी में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि आपको डिस्काउंट ब्रोकरेज का पता होगा, ज़ीरोधा के पहले जो ब्रोकरेजेस होते थे वो सारे होते थे परसेंटेजेस में, ठीक है। दे यूज टू चार्ज अ परसेंटेज ऑफ योर ट्रांजैक्शन वैल्यू विच यूज टू कम इन लाइक थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का ब्रोकरेज लोग देते थे। बट देन ज़ीरोधा केम इन विद डिस्काउंट ब्रोकरेज, ठीक है। तो उन्होंने पूरा इंडस्ट्री ही तहस नहस करके रख दिया है ना। तो अभी एमरल्ड ट्रांजैक्शन बेसिस पे मतलब परसेंटेज बेसिस पे काम करता है। बट व्हाट आई फील इज़ कि अगर आगे हम देखेंगे तो ये जो परसेंटेज बेसिस है ये दिस कैन ट्रांसलेट टू ऑब्वियसली फ्लैट फीस स्ट्रक्चर, मतलब जो भी एम्प्लॉय ये लोग चार्ज करेंगे उनसे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे पैसे ले लेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे। बट मुझे लग रहा है कि परसेंटेज बेसिस आगे नहीं चलेगा, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर EWA। अगर मैं बात करूँ एमरल्ड के गाइडेंस की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने अभी भी आपको फिर से बोल रहा हूँ कि गाइडेंस को आप फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने एक बार गाइडेंस मिस कर दिया है एंड कंपनी ये बहुत छोटी है। बट अगर कंपनी अच्छा खासा अपना सब कुछ अचीव कर पाई तो दिस कैन बी लाइक फिनोमिनल, ठीक है। बहुत एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी हम देख सकते हैं अनफोल्ड होते हुए यहाँ पे। एंड अगर हम देखेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर से इन्होंने 100% पैट ग्रोथ दिया है, ठीक है। 100% क्या होता है, कौन सी कंपनी देती है 100% पैट ग्रोथ क्वार्टर ऑन मतलब ईयर ऑन ईयर, वो भी लास्ट 3 क्वार्टर से। एंड अभी वो लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3 साल में दे विल 8 to 10x देयर प्रॉफिट। अब खुद सोचो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मैं तो ये कंपनी के बारे में और वीडियोस बनाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू बी ट्रैकिंग दिस कंपनी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा एमरल्ड फाइनेंस पे तो देन प्लीज़
डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। एंड अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आप ये ट्विटर पे देख रहे हो तो देन रीपोस्ट दिस पोस्ट एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स बताता हूँ इसके बारे में। एंड अ स्पेशल मेंशन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैंने ये जो आपको फिगर्स बताए थे ये सारे मैंने एक ब्लॉग से उठाए थे। इन्वेस्टिंग स्टोइक्स करके है एक ब्लॉग, जो कि अंशुल जो कि एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है इस पे ट्विटर पे, वो उनका ये ब्लॉग है। तो आई लिंक द ब्लॉग ऑल्सो बिलो, आप वो भी जाके पढ़ सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।